So let's start with chapter number 5, Geomorphic Processes. This is from the book Fundamental of Physical Geography. And today we are going to talk about the denudation process of Earth surface. तो जब हम denudation की बात करते हैं तो denudation का क्या मतलब होता है? लिटरल मतलब होता है कि आपका अर्थ का जो सरफेस है उसको टेयर डाउन करना, उसको तोड़ना और तोड़ के मॉडिफाई करना. तो जो भी जैसे वेदरिंग आपका वर्ड आता है एक इसी प्रोसेस के अंदर, सोयल फॉर्मेशन है वो भी डेनुडेशन का ही पार्ट है. तो ये सारी चीजें जो हैं ये डेनुडेशन का काम करती हैं और ये सारी प्रोसेसेस को क्या बोला जाता है? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस बोला जाता है. सो जस्ट इमेजिन लाइक वी हैव टू अपोजिट फोर्सेस विच आर कंटिन्यूअसली टेकिंग ईच अदर डाउन, टेयरिंग ईच अदर अपार्ट. सो इसी सीक्वेंस में पहला जो फोर्स आएगा आपका वो आएगा एंडोजेनिक फोर्सेस. सो एंडो मीन्स इंटरनल, तो अर्थ के इंटीरियर में जो भी फोर्सेस काम करेंगे वो आपका आएगा एंडोजेनिक फोर्सेस के अंदर. दूसरा आपका आता है एक्सोजेनिक फोर्सेस. सो एक्सो मीन्स एक्सटर्नल, तो इसके अंदर वो सारे फोर्सेस आएंगे जो कि आपके एक्सटर्नली काम करते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर. तो जो इंटरनल की बात करते हैं तो इंटरनल में आपका आता है प्रिमोर्डियल हीट, यानी अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो भी हीट आपकी है वो सारी एंडोजेनिक फोर्सेस को पावर देती है. उसके अलावा जो आपकी रेडियो एक्टिविटी होती है वो 24/7 एनर्जी एमिट करते रहते हैं, तो वो सारी क्या काम करेंगे? एज ए एंडोजेनिक फोर्स काम करेंगे. फिर आपका आएगा एक्सोजेनिक फोर्सेस, तो उसके अंदर आपको पता है कि सन सबसे बड़ा फैक्टर है. तो कोई भी जो भी एक्टिविटी आउटसाइड द अर्थ सरफेस हो रही है या ऑन द अर्थ सरफेस हो रही है वो सारी आपकी पावर्ड बाय सन है. सन उसको पावर देता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली. तो जब सन अपनी एनर्जी यूज करता है एक्सोजेनिक फोर्सेस के थ्रू, तो क्या क्या उसके अफेक्ट होते हैं, क्या क्या रिजल्ट निकल के आता है? तो पहला आपका आता है डिग्रेडेशन. सो डिग्रेडेशन में क्या होता है कि आपका जो चीज है वो टूट जाती है. फिर वही टूटी हुई चीज जब उसको इकट्ठा किया जाता है वो एग्रेडेशन में आता है. और इस ओवरऑल फिनोमेना को जहां पे डिग्रेडेशन भी हो रहा है, एग्रेडेशन भी हो रहा है, तो इसको आपको बोला जाएगा ग्रेडेशन. तो ग्रेडेशन किसका पार्ट है? आपकी एक्सोजेनिक फोर्सेस का पार्ट है. अब आता है आपका डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म. वोल्केनिज्म आपको पता है बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू मैग्मा आपका बाहर आता है, सरफेस के ऊपर आता है अंदर से, तो वो आपका वोल्केनिज्म होता है. फिर डायस्ट्रोफिज्म क्या है? डायस्ट्रोफिज्म वो सारी चीजें हैं जो अर्थ के ऊपर आपको देखने को मिलती हैं. तो उस डायस्ट्रोफिज्म में भी दो आपकी अलग अलग कैटेगरी बना रखी है. एक तो है ओरोजेनिक और एक है आपका इपीरोजेनिक. तो जब हम ओरोजेनिक की बात करते हैं तो उसके अंदर जो चेंज आता है वो बहुत ही ज्यादा सिवियर होता है. यानी जैसे फोल्ड आना, फोल्ट आना, ये सारे आपके किसके अंदर आएंगे? ओरोजेनिक के अंदर आएंगे. इसके अंदर जो आपकी मूवमेंट है वो आपको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखने को मिलते हैं. इपीरोजेनिक की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर आपका थोड़ा सिंपल डिफॉर्मेशन होता है. आपका डिफॉर्मेशन होगा लेकिन थोड़ा सिंपलर होगा ओरोजेनिक के कंपैरिजन में. जैसे कि आपका अपलिफ्टमेंट है, आपका रैपिंग है, तो ये सारा आपका आएगा इपीरोजेनिक के अंदर. तो ओरोजेनिक में आपके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस काम करेंगे, इपीरोजेनिक में आपके वर्टिकल फोर्सेस काम करेंगे. तो बेसिकली अंदर से कोई चीज बाहर आ रही है वो आपका वोल्केनिज्म है. और डायस्ट्रोफिज्म वो है जब सरफेस पे आपका कोई चीज हो रहा है, वो अंदर नहीं हो रहा, वो सारी चीजें बाहर हो रही है. सो जो हमने दो अपोजिट फोर्सेस के बारे में बात करी थी, एक्सोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस, अब उसी के अंदर थोड़ा और रिवोल्यूशन हुआ है. तो एक्सोजेनिक फोर्सेस जो हैं जिसको डेनुडेशन भी बोला जाता है, तो जब हम बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस की, उसके अंदर क्या क्या आपकी तीन कैटेगरी बताई गई. तो पहला आपका है वेदरिंग. सबसे पहला जो सिंपलेस्ट मोस्ट एक्सोजेनिक प्रोसेस है वो आपकी वेदरिंग है. फिर आपका थोड़ा सा उससे एडवांस वर्जन आता है मास मूवमेंट, और सबसे ज्यादा एडवांस जो वर्जन आपका वो है इरोजन. ये तीनों ही आपकी डेनुडेशनल प्रोसेस या एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं. तो इन तीनों एक्टिविटी जो हमने देखी, वेदरिंग, आपकी मास मूवमेंट और आपका इरोजन, तो सबसे पहला जो है वो वेदरिंग है. वेदरिंग के अंदर क्या बताया गया है? तो एक मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी बेसिकली कोई भी रॉक है वो मल्टीपल पार्ट में डिसइंटीग्रेट होगी. उसके अलावा वो मैकेनिकली भी हो सकता है और केमिकली भी हो सकता है. यानी रॉक अगर टूट रही है तो वो किसी फिजिकल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है और आपका किसी केमिकल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है. तो जब हम बात करें वेदर या क्लाइमेट की वजह से आपका फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती है आपकी रॉक, तो वो आपका आएगा मैकेनिकल वेदरिंग के अंदर. ठीक है, जैसे कि आपकी डिसइंटीग्रेशन है, आपका फ्रोस्ट एक्शन है, आपका थर्मल एक्सपेंशन है.
अब इनको थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। डिसइंटीग्रेशन बेसिकली टुकड़ों में डिवाइड होना। फ्रोस्ट एक्शन यानी जब आपका पाला पड़ता है या फिर बर्फ जम जाती है, उसकी वजह से अगर रोक आपकी टूट जाती है। थर्मल हीट के बहुत ज्यादा चेंज की वजह से आपकी रोक का टूटना। प्रेशर यानी जब प्रेशर हाई से लो या लो से हाई होना, उसकी वजह से अगर कोई रोक टूट रही है। सोल्ट क्रिस्टल बन जाते हैं तो उसकी वजह से रोक टूट जाती है। फिर आपका आता है एक अदर टाइप का डिसइंटीग्रेशन, वो है केमिकल डिसइंटीग्रेशन। तो उसके अंदर आपका जैसे सॉल्यूशन बन जाना, कोई भी चीज डिसोल्व होकर सॉल्यूशन बन गई, किसी रोक के अंदर ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बोनेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, तो अगर उसकी वजह से आपकी रोक डीकम्पोज हो जाती तो आपका आएगा केमिकल वेदरिंग के अंदर। फिर आपकी काफी सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि आपका प्लांट रूट है, वो आपकी किसी भी रोक को तोड़ सकती है। ऐसे ही जब एनिमल बोरोइंग करते हैं, यानी जब एनिमल्स खुदाई करते हैं अंडरग्राउंड, तो उसकी वजह से भी आपकी रोक टूटती है। फिर है माइक्रोबायल एक्टिविटी, यानी जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी रोक को तोड़ देते हैं, वो आपका इस कैटेगरी के अंदर आएगा। तो ये सारे ओवरऑल किसके पार्ट है? आपके वेदरिंग के। सबसे मेन जो चीज है नोटिस करने वाली वो ये है कि इसके अंदर जो भी चीजें होंगी वो ऑन साइट होंगी, यानी वो जो मैटर बन के आएगा वो कहीं जाएगा नहीं, वो वहीं के वहीं इन सीटू बना रहेगा, ऑन साइट बना रहेगा, राइट। तो फिर केमिकल वेदरिंग को अब दोबारा से उसने थोड़ा और एक्सपैंड करके बताया है। जैसे सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन कैसे बन सकता है? जब कोई भी रोक है वो डिसोल्व हो जाती है, जैसे जिप्सम एक टाइप की रोक है जो बहुत जल्दी डिसोल्व हो जाती है, जिसका सॉल्यूशन बन जाता है। कार्बोनेशन कैसे? जब आपका कोई रोक है जैसे लाइमस्टोन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके उसको रोक को तोड़ देता है। ऐसे ही हाइड्रेशन है, तो हाइड्रेशन के अंदर जैसे जिप्सम आपका सॉल्यूशन के अंदर आया था, वैसे ही हाइड्रेशन के अंदर वो जब पानी के साथ मिलेगा तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत में जैसे वो एंथ्राडाइट था, फिर आपका है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करके कोई भी जो रोक आपकी चेंज हो जाती है, खास करके जब हम देखते हैं आयरन मिनरल जो होता है वो अपना कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है उसका, वो किसकी वजह से होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से। फिर आपका आता है केमिकल वेदरिंग रिमूव हाईली सोल्यूबल मटेरियल लिविंग बिहाइंड ए कंसंट्रेटेड रेजिड्यू ऑफ वैल्यूएबल ओर्स। और सबसे बड़ी चीज जो है, जब कोई भी रोक डिसोल्व होती है तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। तो जैसे कोई ऐसा सॉल्यूशन बना जिसके अंदर जो चीज डिसोल्व होनी थी वो डिसोल्व होके सेपरेट होगी, और लास्ट में जो एंड रिजल्ट बचा वो आपका हो सकता है आयरन बच जाए, मैग्नीज बच जाए, या एल्यूमिनियम या कॉपर, ऐसा कोई एलिमेंट बच जाए जो फिर आपके काम आ सकता है। तो ये चीज बेटर ही हुआ केमिकल वेदरिंग आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी केमिकल वेदरिंग की वजह से आपका काम आसान हो गया, क्योंकि मिनरल अब एक्सट्रैक्ट करना आसान है। आप धुले धुलाए आयरन को, मैग्नीज को, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये बोला कि ये प्रोसेस ऑब्वियस सी बात है आपके लिए इकोनॉमिकली ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको एंड रिजल्ट बना बनाया मिल रहा है। किसकी वजह से? केमिकल वेदरिंग की वजह से आपको कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। फिर आपका फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, जिसके अंदर आपका जैसे सबसे पहला आपका आएगा अनलोडिंग, यानी जब आपका कोई भी रोक है उसके ऊपर की जो लेयर होती है उस पे से अगर प्रेशर हट जाता है तो वो अनलोड करना स्टार्ट कर देती है, यानी ऊपर वाली लेयर को छोड़ना स्टार्ट कर देगी। ऐसे जब हीट की वजह से अर्थ की या रोक की जो लेयर होती है अलग अलग, वो लेयर टूटना स्टार्ट कर देती है। और है एक्सफोलिएशन, यानी रोक का टूटना किसी की वजह से भी। और खास करके अगर हम इसको इमेजिन करें तो कुछ ऐसा होता है जैसे ओनियन की जो पीलिंग होती है, तो उसके अंदर उसके ऊपर अलग अलग लेयर होती है, वो एक्सफोलिएशन की तरह दिखाई देती है आपको। जब रोक भी ओनियन की तरह लेयर्स के अंदर डिवाइड होना स्टार्ट हो जाए या लेयर्स में बट जाए तो वो आपका एक्सफोलिएशन के अंदर आएगा। तो उसी की वजह से अलग अलग लैंड फीचर बनते हैं, जैसे कि आपके डोम्स बन जाएंगे, टोर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे आपके फिजिकल वेदरिंग के पार्ट। अब आता है बायोलॉजिकल एक्शंस। तो जैसे आपके काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अगर किसी रोक को या मिनरल को डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, या किसी भी चीज को डिके कर देते हैं, कोई भी जो अर्थ के इंटीरियर में मिनरल एग्जिस्ट करता है उसको डिके कर दिया जाए किसी भी कार्बोनिक एसिड की वजह से या ह्यूमिक एसिड की वजह से। उसके अलावा प्लांट रूट होती है, वो सबसे ज्यादा डैमेज करती हैं किसी भी रोक के अंदर। ये एग्जांपल तो आप अपने आसपास भी देख सकते हो, कहीं पे भी अगर आपको प्लांट ग्रो करता नजर आएगा तो उसके आसपास की जो रोक होती है वो टूट जाती है या स्पेस क्रिएट कर देती है, एक
आपकी रूट जो होती है प्लांट की। तो उससे क्या होता है, तो ये जैसे बैड रॉक ब्रेक डाउन रॉक प्रिपेयरिंग द वे फॉर मास मूवमेंट, तो अगर वो चीज टूट गई है तो वो क्या करेगी, आगे जाके मास मूवमेंट का काम करेंगी। हम देखेंगे मास मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अभी तक हम ये देख रहे हैं कि जो वेदरिंग है वो कैसे काम करती है। अब वेदरिंग की वजह से जो चीज बन के आई है वो आगे जाके मास मूवमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन देगी, ठीक है। उसके अलावा वेदरिंग की वजह से आपकी सोइल भी बनती है, जिसको रेगोलिथ भी बोला जा सकता है। उसके अलावा आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है किसी भी एरिया की, वो इस टाइप की केमिकल वेदरिंग पे टोटली डिपेंड करती है। अगर आपकी रूट्स तोड़ेंगी नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम नहीं करेंगे, तो जो बायोडाइवर्सिटी है किसी भी एरिया की वो सस्टेन नहीं कर पाएगी ज्यादा लंबे टाइम तक। मास मूवमेंट, तो मास मूवमेंट में क्या होता है, बेसिकली ग्रेविटी क्या करती है, किसी भी सब्सटेंस को डाउनवर्ड पुल करती है। तो इस डायग्राम में भी दिखा रखा है कि आपका जो ऊपर वाला जो एरिया है उसके जो भी रॉक्स वगैरह थे वो आपके नीचे स्लाइड हो रहे हैं। किसने किया ये, आपका ग्रेविटी ने किया ये सब। तो जो भी हमारा वेदरिंग के अंदर जो भी चीज टूटी थी या भी जो भी बैड रॉक बना था वो वेदरिंग की वजह से जो बना था वो सारा नीचे आएगा। उसमें फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल थे, एयर ने भी अलग अलग रॉक्स को तोड़ा था, आइस ने भी, वाटर ने भी। उसके अलावा तो वो वेदरिंग हो गई थी तो वो सामान उसी एरिया में इकट्ठा हुआ पड़ा था, क्योंकि वेदरिंग में मूवमेंट नहीं होता है। तो वही चीज जब मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है तो वो मास मूवमेंट में आ जाती है। और वेरी एक्टिव ओवर वेदर्ड स्लोप, और मास मूवमेंट सबसे ज्यादा वहां पे काम करती है जहां पे वेदर्ड मटेरियल होता है, या फिर जहां पे अनवेदर्ड मटेरियल नहीं होता वहां पे ज्यादा काम नहीं कर पाती आपकी मास मूवमेंट। वेदर्ड मटेरियल में सबसे ज्यादा काम। उसके अलावा इरोजन जो है एक टॉपिक, एक मेन पॉइंट जो है वो ये है कि आपका जो इरोजन है वो मास मूवमेंट से अलग होता है। फंक्शनैलिटी लगभग सिमिलर है बट कुछ डिफरेंसेस हैं। तो अगर आपको कोई ये बोले इरोजन और मास मूवमेंट में अगर कोई डिफरेंस है तो आप बिल्कुल ये बोल सकते हो कि हाँ बिल्कुल इसके अंदर डिफरेंस होता है। मास मूवमेंट अलग चीज होती है, वेदर आपकी इरोजन अलग चीज होती है। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस वो है आपका इरोजन और मास मूवमेंट के अंदर, कि इरोजन के अंदर आपका आइस, ग्लेशियर या विंड ये सारे काम करते हैं। आगे देखेंगे कि ग्लेशियर कैसे किसी रॉक को उठा के ट्रांसपोर्ट करते हैं, विंड कैसे एक रॉक को या सैंड पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करती है, या जो आपका वाटर होता है या रिवर होती है वो कैसे आपके किसी भी रॉक को या रॉक पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऐसा मास मूवमेंट में आपको देखने को नहीं मिलता। मास मूवमेंट में केवल एक ही चीज काम करेगी, वो है आपकी ग्रेविटी। तो बेसिकली डिफरेंस यही है मास मूवमेंट और इरोजन के अंदर। इरोजन के अंदर आपके काफी सारे अदर एलिमेंट काम करते हैं जैसे वाटर, ग्लेशियर, विंड, बट मास मूवमेंट में केवल आपका ग्रेविटी काम करेगी। अब कैटेगरी भी है मास मूवमेंट की, जैसे हीव है, अपहीविंग ऑफ सॉइल ड्यू टू द फ्रोस्ट ग्रोथ, यानी जब सॉइल के जो पार्टिकल हैं वो उठना स्टार्ट कर देते हैं, किसकी वजह से, जब आपका सॉइल के अंदर जो पानी था वो जमने लग जाता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो हीविंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। फ्लो, जब लैंडस्लाइड या फिर जो आपकी सैंड है वो एज ए फ्लूइड बिहेव करना स्टार्ट कर दे, फ्लूइड मूवमेंट उसके अंदर स्टार्ट हो जाए, वो आपका आएगा मास मूवमेंट के अंदर। फिर अगर डायरेक्टली स्लाइड होना स्टार्ट हो जाए, चाहे वो स्लम की फॉर्म में हो, चाहे वो डिब्री की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में अगर स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा आपका मटेरियल, वो आपका आएगा मास मूवमेंट के अंदर। तो ये अलग अलग आपकी टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट है, ठीक है। स्लंप भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, बैकवर्ड रोटेशन होता है स्लंप के अंदर, यानी जो आखिरी वाला हिस्सा है वो, इसमें देखेंगे आप स्लंप में मास मूवमेंट हुआ आपका, लेकिन कुछ पार्ट था जिसने पीछे की साइड झुकना स्टार्ट कर दिया। इसमें जो भी मटेरियल था वो डायरेक्टली आगे की तरफ नहीं गिरा, कुछ पार्ट जो वो आपका पीछे ही रह गया। इसको बोला जाता है स्लंप। यहाँ पे स्लंप ब्लॉक भी बनते हैं, और ठीक है, और कुछ पार्ट आपका आगे की तरफ चला जाता है जिसको फिर आप अर्थ फ्लो बोलोगे। तो ये सारा आपका आता है स्लंप के अंदर। तो हमने अभी तक देख लिया कि आपका वेदरिंग कैसे काम करेगा, आपका इरोजन, आपका मास मूवमेंट कैसे काम करेगा। तो हमने अभी तक देख लिया कि आपका वेदरिंग कैसे काम करेगा, आपका मास मूवमेंट कैसे काम करेगा। अब हम देखते हैं कि जो चीज वेदर्ड हो गई थी, जो मटेरियल टूट चुका था, उसको बाद में इरोजन कैसे काम में लेता है। तो लास्ट जो स्टेज आएगी वो आपकी आएगी इरोजन एंड डिपोजिशन की। तो बेसिकली इरोजन और डिपोजिशन ये दोनों
रिलेटेड है, बट एक स्टेज पे नहीं होती ये चीजें। पहले इरोजन होगा, लेटर ऑन आपका डिपोजिशन होगा। कैसे? और कई बार ये साइमल्टेनियसली भी काम करते हैं। जैसे कि आपके बहुत सारे ऐसे डायनेमिक ट्रांसपोर्ट फैक्टर्स हैं जो किसी भी चीज को मूव करवाते हैं। तो जैसे इरोजन के अंदर आपका क्या होगा? एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डिब्री बाय मोबाइल जियोमॉर्फिक एजेंट्स। तो जैसे आपका विंड है, रनिंग वाटर है, ग्लेशियर है, वेव्स है, ग्राउंड वाटर है, ये वो सारे फैक्टर हैं जो किसी भी सामान को या किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इरोजन के अंदर आता है। ठीक है, जैसे आपने नदियों में देखा होगा कि नदियां जो है अपने साथ सेडिमेंट लेके आती हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा जब कहीं पे आपके डून होते हैं, जैसे टिब्बे होते हैं, जो टीला बोला जाता है, रेत का टीला, वहां पे भी आप देखोगे कि अलग अलग टाइप की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ग्लेशियर जो होते हैं वो काफी सारे मटेरियल को काफी टाइप के मटेरियल को मूव कराते हैं। और जब वो चीजें मूव करवाते करवाते लास्ट स्टेज पे पहुंच जाती है तो आपका आता है डिपोजिशन। तो जब इरोजन एंड पॉइंट पे होता है तो आपका जो भी सामान जो है, जो एक टाइम पे किसी स्पीड से मूव कर रहा था, वो अपनी स्पीड को बिल्कुल लूज कर देगा और जो वो एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, वो खत्म हो जाएगी और एक ऐसे जेंटलर स्लोप पे पहुंच जाएगी जहां पे वो सामान और मूव नहीं कर सकता, तो वो डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और जो डिपॉजिट होगा उसको फिर आप अलग अलग टाइप के नाम से जानते हो, जैसे सेडिमेंटेशन हो गया, है ना। तो वेदरिंग इज ए नॉट ए प्री रिक्विजिट फॉर इरोजन। तो मेन क्या बात है कि वेदरिंग जो है, जैसे जो इनिशियल आपकी प्रोसेस है डेनुडेशन के अंदर, वेदरिंग जिस भी चीज को तोड़ती है, जरूरी नहीं वो इरोजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करी जाए। हो सकता है कि वेदर्ड मटेरियल इरोजन में आगे काम आ भी जाए, और हो सकता है कि वेदरिंग वाला जो भी मटेरियल वो वहीं के वहीं पड़ा रहे और उसकी सोयल बन जाए। ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जरूरी नहीं है वेदरिंग होगी तभी इरोजन होगा, नहीं, इरोजन अपने आप में अलग तरीके से काम करेगा और आपका वेदरिंग अलग तरीके से काम करेगा। हाँ, लेकिन जो डिपोजिशन है इज नॉट द वर्क ऑफ एनी स्पेसिफिक एजेंट बट सिंपली लॉस ऑफ एनर्जी। तो जब हम डिपोजिशन की बात करते हैं तो उसकी काफी सारे फैक्टर हैं। हम बोल सकते हैं कि डिपोजिशन अलग अलग फैक्टर्स की वजह से होता है, लेकिन इसमें एक चीज सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली जो मेन चीज जो है वो आपका है कि यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होता है, यानी उस जो मटेरियल के अंदर जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो टोटली लूज हो चुकी है, लॉस हो चुका उस एनर्जी का, तो अब वो आगे मूव नहीं कर सकती। फिर हम इन सभी चीजों को पढ़ ही क्यों रहे हैं, हमने डेनुडेशन प्रोसेस को पढ़ा ही क्यों? तो उसका जो मेन पर्पस है वो आपका है कि सोइल फॉर्मेशन के बारे में बताना, क्योंकि जो भी चीज वेदर्ड है, इरोडेड है, डिपोजिट है, उसमें कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट है या जो भी एंड प्रोडक्ट है वो आपका होता है सोइल फॉर्मेशन। और सोइल फॉर्मेशन आपका ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड है। बिना सोइल के कोई भी आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो वेदरिंग स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सोइल फॉर्मेशन का। बाद में उस वेदर्ड मटेरियल को बैक्टीरिया और लिंचेस, अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना घर बना लेते हैं और वो धीरे धीरे उसको फिर हम्मस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और बाद में जब वो वाटर के साथ या रूट्स के साथ या अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज जब उसके ऊपर रन डाउन की जाती है, तो एंड में जो रिजल्ट आपका निकल के आता है वो आपका आता है सोइल फॉर्मेशन का। सोइल इज नॉट ए स्टैटिक पाइल ऑफ डर्ट। इसमें एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि जो आपका सोइल है वो भी आपका स्टैटिक मटेरियल नहीं है, यानी वो एक जगह पे पड़ा रहे, ये जरूरी नहीं है। इसके अंदर भी मूवमेंट आपको देखने को मिलती है, क्योंकि हमने देखा इरोजन के अंदर बहुत सारा मूवमेंट होता है, तो उसके अंदर सोइल भी मूव करती है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दैट फ्लक्चुएट्स कॉन्टिन्यूसली विद सीजन एंड क्लाइमेट। और जो टाइप ऑफ सोइल है वो आपकी सीजन के साथ, क्लाइमेट के साथ चेंज आपको देखने को मिलेगा। जो एरिड एरियाज में जो सोइल मिलेगी वो आपको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर एरियाज में नहीं मिलेगी या माउंटेनियस एरियाज में नहीं मिलेगी। जो प्लेन एरियाज में आपको सोइल देखने को मिलती है वो प्लेट्यू एरियाज में नहीं मिलेगी। तो बेसिकली आप जो सोइल देखोगे वो हर एरिया में अलग अलग होती है। और ये जो डायग्राम है इसका, ये आपका है कि भाई सोइल फॉर्मेशन जो है वो किन किन स्टेजेस में हो सकता है। पहले मोटे मोटे रॉक्स की फॉर्म में होगा, बाद में वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा, लास्ट में जाके वो एक फाइनर मटेरियल बन जाता है जिसको हम सोइल बोलते हैं। अब ये आता है कि 5 जो एलिमेंट हैं पैडोजेनेसिस के, पैडोजेनेसिस यानी सोइल फॉर्मेशन के 5 जो सबसे बड़े फैक्टर हैं या कंट्रोलर हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका पेरेंट मटेरियल, यानी वो सोइल बनेगी किस मटेरियल से,
तो वो आपका आता है पेरेंट मटेरियल। तो यानी अगर सैंडस्टोन है तो उससे जो बनेगी सोयल वो सैंडस्टोन की कैरेक्टरिस्टिक अंदर अपने अंदर कंटेन करके रखेगी। अगर वो लाइमस्टोन से वो सोयल बनेगी तो लाइमस्टोन वाली प्रॉपर्टीज उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगी। उसके अलावा टोपोग्राफी किस एरिया में है, अगर सूखा है तो अलग टाइप की आपकी सोयल बनेगी, अगर इरोडेड एरिया है तो अलग टाइप की सोयल आपको देखने को मिलेगी, अगर बहुत ही ज्यादा ड्रेन्ड एरिया है तो अलग टाइप की सोयल देखने को मिलेगी। फिर आपका आता है टाइम, यानी कितना टाइम उसको मिला है सोयल को बनने के लिए, वो भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपका सोयल क्वालिटी के ऊपर। तो यानी अगर सही टाइम मिला है, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम मिला है तो सोयल आपकी कंप्लीटली बन के तैयार हो जाएगी। अगर टाइम नहीं मिला एज सच तो वो सोयल की क्वालिटी फिर उसके हिसाब से डिफर करेगी। तो फिर आपका एक और फैक्टर आता है क्लाइमेट जो है, तो कैसा मौसम है ये आपने देख लिया। फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी वहां पे वेजिटेशन ज्यादा है, ऑर्गेनिज्म ज्यादा है या नहीं है, तो उस पर डिपेंड करेगा आपकी सोयल की क्वालिटी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आपका एक तो है एक्टिव, आपके पैसिव कंट्रोल, फिर आपके एक्टिव कंट्रोल। ठीक, तो एक्टिव कंट्रोल की जब हम बात करते हैं उसके अंदर क्लाइमेट की हमने बात करी कि अगर बहुत ज्यादा पानी है तो एलोवेशन होगा उसके अंदर, और अगर जो वो डिपॉजिट पानी जब उस चीज को ट्रांसपोर्ट करके डिपॉजिट करता है तो वो इल्यूवेशन होता है। अगर ऐसे ही अगर बहुत ज्यादा सिलिका था किसी एरिया के अंदर लेकिन रेन वाटर ने उसको डाइल्यूट कर दिया तो वो सिलिकेशन हो जाएगा, यानी सिलिका की अमाउंट कम हो जाएगी। और अगर ड्राई क्लाइमेट आपका तो उसके अंदर आपके कंकर बनने की चांस ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में आपको मिलेगा, इसीलिए कंकर बनेंगे उस एरिया के अंदर। तो ये सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। बायोलॉजिकल ड्राइवर्स आपके या बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे अगर कोल्ड क्लाइमेट है तो आपका बैक्टीरिया वहां पे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, तो वहां पे जो पीट है वो बनेगा आपका। अगर ट्रॉपिकल एरिया है तो आपका जो है वहां पे लो ह्यूमस बनेगा, यानी बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा काम करेगा और ऑक्सीडाइज करेगा डेड वेजिटेशन को, तो ह्यूमस बनने की चांसेस ज्यादा है वहां पे। और फिर अगर राइजोबियम है अगर किसी एरिया के अंदर तो वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अर्थवॉर्म वाले एरिया के अंदर देखने को मिलता है। तो डिपेंड करेगा कि आपकी कौन कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर किसी एरिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो उसी टाइप की आपकी सोइल बनेगी। तो एंड में हम ये देख सकते हैं कि जितनी भी आपकी ये सारी डेनुडेशनल प्रोसेसेस हैं, जिसके अंदर आपका वेदरिंग आ गया, आपका मास मूवमेंट आ गया, आपका इरोजन आ गया, आपका डिपोजिशन आ गया, फिर लास्ट में आपका जो एंड प्रोसेस होता है सोइल फॉर्मेशन का, जिसको पैडोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज है ये इंटरप्ले काम करती हैं, यानी इनके अंदर एक डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। तो जैसे अर्थ सरफेस की अगर बात करें तो ये कॉन्टिन्यूस एक इंटरप्ले है आपका अलग अलग प्रोसेसेस का, जिसके अंदर आपकी एंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं वो सबसे पहले किसी भी एरिया को बनाने में काम आती हैं। तो इट्स क्रिएट ए अनइवन टोपोग्राफी, तो वो किसी एरिया को उबड़ खाबड़ बनाती हैं, माउंटेन बनाएंगी, प्लेन बनाएंगी, प्लेटो बनाएंगी। फिर आपकी आती है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या करेंगी, उन सभी जो भी ऑलरेडी एंडोजेनिक फोर्सेस ने जो भी आपकी फीचर बनाए थे उनको ब्रेक इट डाउन यानी टीयर डाउन करने की कोशिश करेगी। वो हो सकता है कि आपका ऑन साइट हो या उसके अलावा मूवमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है उसके अंदर। और जो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा तो वो अलग अलग एजेंट्स के थ्रू होगा। तो उसके अंदर आपका कुछ एक्टिव एजेंट होते हैं, कुछ पैसिव एजेंट होते हैं, ठीक है, और कुछ कहीं पे आपका इरोजन होगा, कहीं पे डिपोजिशन होगा। तो जब हम बात करें डेनुडेशन की, तो डेनुडेशन के अंदर आपका वेदरिंग, मास मूवमेंट और मास वेस्टिंग और इरोजन आता है और डिपोजिशन आता है। और सोइल फॉर्मेशन के अंदर ये सारी एक्टिविटीज कंबाइंड तरीके से काम करती हैं। तो ये इस समरी थी इस पूरे चैप्टर की। अगर आपको समझ आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आपके कमेंट्स जरूर लिखें कि क्या आपको समझ आया, क्या नहीं समझ आया। टिल देन कीप वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट